नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में बड़े बड़े बदलाव आते हैं तो आर्ट और हमारी सोच कैसे बदल जाती है? तो चलिए आज हम 20वीं सेंचुरी के ऐसे ही 4 रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स को एक्सप्लोर करते हैं जिन्होंने हमारी पहचान और लाइफ के मीनिंग को एक बिल्कुल नई दिशा दी। जब पूरी दुनिया बदल रही हो तो हम उसमें अपनी जगह कैसे ढूंढते हैं? सोचिए, जब वर्ल्ड वॉर्स हुए और बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए तो ये सवाल सबके मन में था और इसने लोगों को बिल्कुल नए जवाब तलाशने पर मजबूर कर दिया। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ऐसी उथल-पुथल के दौर में नए आइडियाज पैदा कैसे होते हैं। फिर हम एक-एक करके एग्जिस्टेंशलिज्म, सरियलिज्म, हार्लेम रेनेसां और पोस्ट कॉलोनियलिज्म की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, एंड में हम इन चारों को एक साथ देखकर कंपेयर भी करेंगे। चलिए, अपनी जर्नी शुरू करते हैं एग्जिस्टेंशलिज्म से। ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो एक ऐसी दुनिया में जो काफ़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, इंडिविजुअल फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी पर जोर देती है। एग्जिस्टेंशलिज्म का पूरा कोर आइडिया इस एक कोट में छिपा है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। इसका मतलब क्या है? ऐसे समझिए, जब कोई एक चाकू बनाता है तो उसका एसेंस यानी उसका मकसद पहले से तय होता है कि वो काटने के काम आएगा। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। हम पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, यानी हमारा अस्तित्व होता है, और उसके बाद अपने चॉइसेस और एक्शन से हम खुद अपना एसेंस यानी अपनी पहचान और अपना मकसद बनाते हैं। तो एग्जिस्टेंशलिज्म एक ऐसा फिलोसॉफिकल मूवमेंट था जो हर इंसान की आज़ादी, उसके चॉइसेस और उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर रखता था। जरा सोचिए, वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद जब लोगों का पुराने सिस्टम्स और अथॉरिटी से भरोसा उठ गया, तब यह आइडिया कितना पावरफुल लगा होगा। इस सोच को ठीक से समझने के लिए इसके 4 की कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। पहला है द अब्सर्ड। ये वो फीलिंग है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में मीनिंग ढूंढ रहे हैं जो बिल्कुल शांत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है एंग्स्ट। ये वो एंग्जाइटी है जो इस एहसास से आती है कि हम अपनी लाइफ के हर डिसीजन के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। तीसरी चीज़ है ऑथेंटिसिटी, यानी सोसाइटी के प्रेशर में नहीं बल्कि अपने खुद के बनाए हुए उसूलों पर जीना। और चौथा है एलियनेशन, यानी इस दुनिया में खुद को एक अजनबी या आउटसाइडर महसूस करना। तो जहां एक तरफ एग्जिस्टेंशलिज्म बाहर की दुनिया में मीनिंग ढूंढ रहा था, वहीं एक और मूवमेंट ने अपनी नज़र अंदर की तरफ मोड़ी। ये था सरियलिज्म, जिसने हमारे सपनों और अनकॉन्शियस माइंड की अनोखी दुनिया को एक्सप्लोर किया। आंड्रे ब्रेटन का ये कोट कहता है, द डिक्टेशन ऑफ थॉट इन द एब्सेंस ऑफ ऑल कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय रीजन। इसका सीधा साधा मतलब है कि सुरियलिज्म लॉजिक या रीजन के कंट्रोल के बिना मन को बिल्कुल आज़ादी से सोचने और क्रिएट करने का नाम था। बेसिकली सुरियलिज्म एक आर्ट और लिटरेचर का मूवमेंट था जिसका मकसद था हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन की क्रिएटिव पावर को आज़ाद करना। और इसकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन पता है कौन थे? सिगमंड फ्रॉइड। फ्रॉइड के आइडियाज खासकर सपनों और सबकॉन्शियस माइंड पर उन आर्टिस्ट के लिए एक नया रास्ता बन गए जो वर्ल्ड वॉर 1 के सो कॉल्ड रैशनलिज्म से तंग आ चुके। इस मूवमेंट के आर्टिस्ट ने कुछ खास टेक्निक्स यूज की। पहली थी साइकिक ऑटोमेटिज्म, यानी बिना सोचे समझे बस लिखते जाना या ड्रॉ करते जाना। दूसरी थी ड्रीम लॉजिक, जिससे अजीबो गरीब सपनों जैसे सीन बनाए जाते थे, जैसे साल्वाडोर डाली की वो फेमस पिघलती हुई घड़ियां, याद है? और तीसरी टेक्निक थी जक्सटापोजिशन, जिसमें दो ऐसी चीज़ों को एक साथ रखा जाता था जिनका आपस में कोई कनेक्शन ना हो, ताकि देखने वाला एकदम से चौंक जाए। चलिए अब अपना फोकस न्यूयॉर्क सिटी की तरफ ले चलते हैं और बात करते हैं हार्लेम रेनेसांस की, जहां अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर का एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ। ये फ्रेज देखिए, द न्यू नीग्रो मूवमेंट। ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं था, ये एक ऐलान था। इसका मतलब था कि अब वक्त आ गया है रेशियल प्राइड का, सेल्फ एक्सप्रेशन का। ये पुराने स्टीरियोटाइप्स को आगे से आगे स्वीकार करने से एक साफ इनकार था। तो हार्लेम रेनेसांस 1920s और 30s में अफ्रीकन अमेरिकन लोगों की इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और आर्टिस्टिक लाइफ का एक सुनहरा दौर था। इसकी जड़ में थी ग्रेट माइग्रेशन, जब लाखों ब्लैक अमेरिकन बेहतर जिंदगी की तलाश में साउथ से नॉर्थ के शहरों में आए, और इन सब का सेंटर बना हार्लेम। इस दौर के सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज में से एक था W.E.B. डुबोइस का डबल कॉन्शियसनेस यानी दोहरी चेतना। ये उस गहरी अंदरूनी लड़ाई को डिस्क्राइब करता है जब एक इंसान खुद को दो नज़रों से देखता है, एक अपनी खुद की नज़र से और दूसरी उस सोसाइटी की नज़र से जो उसकी ब्लैक आइडेंटिटी को अमेरिकन आइडेंटिटी से कम समझती है। अब आते हैं हम अपने आखिरी मूवमेंट पर,
पोस्ट कलोनियलिज्म, जो एक नया एकेडमिक फील्ड है जो कलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को स्टडी करता है। ये कोट इसका पूरा आइडिया साफ कर देता है, राइटिंग बैक टू द एम्पायर। इसका मतलब था कि अब वो देश जो कभी गुलाम थे अपनी कहानियां खुद सुना रहे थे और अपने कॉलोनाइजर्स यानी शासकों द्वारा बनाई गई नैरेटिव्स को चैलेंज कर रहे थे। ये अप्रोच हमें उन देशों की कल्चर और हिस्ट्री को एनालाइज करने में मदद करती है जो कभी कॉलोनीज थे। ये इस बात की जांच करता है कि कॉलोनाइजेशन के बाद क्या असर बाकी रह जाते हैं और लोग अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को वापस कैसे हासिल करते हैं। और जाहिर है 20th सेंचुरी में जब पूरी दुनिया से साम्राज्य खत्म होने लगे तो ये सोच और भी जरूरी हो गई। इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है एडवर्ड साइड्स का ओरिएंटलिज्म, जो बताता है कि कैसे वेस्ट ने ईस्ट की एक ऐसी इमेज बनाई जो एग्जॉटिक तो थी लेकिन पिछड़ी हुई और कमजोर भी थी। दूसरा है द अदर, यानी शासकों द्वारा शासित लोगों को खुद से अलग और कमतर कहकर अपनी पावर को जस्टिफाई करना। तीसरा होमी भाभा का कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडिटी, जो बताता है कि जब कोलोनाइजर और कोलोनाइज कल्चर्स मिलती हैं तो एक नई मिक्स्ड आइडेंटिटी बनती है। और आखिर में गायत्री स्पिवाक का टर्म द सबऑल्टर्न, जो सोसाइटी के सबसे दबाए गए लोगों के लिए है और यह सवाल उठाता है कि क्या पावर स्ट्रक्चर के बाहर के इन लोगों की आवाज कभी सुनी भी जा सकती है। तो अब जब हमने इन चारों मूवमेंट्स को समझ लिया है, चलिए इन सबको एक साथ रखते हैं और एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि जहां एग्जिस्टेंशियलिज्म एक इंडिविजुअल पर फोकस था, वहीं हार्लेम रेनेसां और पोस्ट कॉलोनियलिज्म ने एक पूरी कम्युनिटी की आइडेंटिटी पर जोर दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरियलिज्म और हार्लेम रेनेसां दोनों 1920s में एक ही टाइम पर चल रहे थे, लेकिन एक मन की गहराइयों में उतर रहा था तो दूसरा अपनी कल्चरल रूट्स को मजबूत कर रहा था। और हर मूवमेंट के पास अपना एक पावरफुल स्लोगन या कॉन्सेप्ट था जो उसकी पूरी फिलॉसफी को समराइज करता है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, इनमें से कौन से आइडियाज आज भी हमारी दुनिया और हमारी सोच को शेप दे रहे हैं? उम्मीद है आपको आज के इस सफर में मजा आया होगा। इन आइडियाज पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और जानकारी भरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।